नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक दो टॉपिक हैं, इन्हें समझ लेते हैं, जिससे कि हम जब इसके प्रश्न हल करें तो हमें थोड़ी आसानी रहे। सबसे पहले हम सीखते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। आपको बता दें, यूक्लिड एक बहुत महान गणितज्ञ रहे हैं, उन्होंने ही इस प्रमेय को बनाया था। क्या है इस प्रमेय में, आइए जानते हैं। इस प्रमेय में हम ये समझते हैं कि माना a और b हमारे पास दो संख्या है। सपोज करिए कोई भी दो संख्या है a और b, जिसमें a जो है बड़ी है किससे, b से। तब हम इस प्रमेय के थ्रू इस चीज़ को लिख सकते हैं, a का मान बराबर होगा bq प्लस r। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है, r क्या है, इसे समझते हैं। a जो है हमारा भाज्य है, b भाजक और q जो है हमारा भागफल और r शेषफल। q मतलब रिमाइंडर, इसको क्वोशिएंट बोला जाता है भागफल, और r शेषफल मतलब इंग्लिश में रिमाइंडर हम इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि जो r यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट b अर्थात भाजक से हमेशा क्या होगा, ये छोटा। आइए इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं। एक संख्या मान लीजिए मेरे पास है 2 और एक संख्या है मेरे पास 7। अब इन दोनों में देखिए कैसे समझते हैं। 2 से हमने डिवाइड करा 7 को, कितनी बार जाएगा, 3, 2 3 6, कितना बच गया, 1। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डिटेल में से समझते हैं। ये जो 7 है ये है हमारा भाज्य, ठीक। ये जो 2 है यहाँ पर जिससे हम इसको भाग कर रहे हैं तो वो है हमारा भाजक, और ये जो 3 है वो है हमारा भागफल, और ये जो बाद में शेष बचा है 1, इसे हम कहेंगे शेषफल, ठीक है। इसको और सिंपल भाषा में समझने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये हमारी प्रमेय है, इसे हम बोलते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है HCF तथा LCM, ठीक। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से हर वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड की क्लास में 1 या 2% प्रति वर्ष पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो HCF इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम हिंदी में कहते हैं मासा, ठीक। LCM इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहा जाता है लासा, ठीक है। आइए सीखते हैं। तो लासा और मासा, या इंग्लिश में कहें तो HCF और LCM। यहाँ हमें कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है सवाल को सॉल्व करते समय। एक रूल यहाँ से ये काम करता है कि मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, और यदि उन दोनों संख्याओं का हम HCF और LCM पता लगाएं तो वहाँ से एक प्रॉपर्टी बन के आती है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ से होता क्या है, कई बार प्रश्न में दिया जाता है, जैसे मान के चलिए कोई सवाल है जिसमें आपको HCF पता है और LCM पता है, और एक संख्या पता है, कोई सी एक संख्या उसने नहीं दे रखी है, वो पूछी गई है। तब क्या करते हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या का जो मान है वो बराबर होने चाहिए HCF इंटू LCM बटे दूसरी संख्या। यदि हमें दूसरी संख्या पूछी जाए, पहली संख्या दे रखी है, तब ये फॉर्मूला लग जाता है दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM बटे पहली संख्या, ठीक है। देखिए ये दोनों ज़्यादातर यूज होते हैं, ये वाला और ये, ध्यान से समझिए इनको। सपोज करिए हमें दो संख्या दे रखी हैं और हमें LCM पता है, उनका हमसे HCF पूछा गया है, तो हम सूत्र लगाते हैं HCF का जो मान होगा बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में लगा देते हैं LCM, ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी सवाल में दो संख्या दे रखी है और हमें HCF दिया गया, तब LCM कैसे निकालते हैं, तब फॉर्मूला लग जाएगा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF, ठीक है। यहाँ तक इतना समझ में आ गया है।
अब हम इसके प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के टुकड़े कर देना, हिस्से कर देना, भाग कर देना। अब सब सवाल है गुणनखंड, यानी गुणा के रूप में किसी के खंड कर देना कहलाता है गुणनखंड। जैसे सपोज करिए हमारे पास 12 है, हम इस 12 को कितने तरीके से देखो डिवाइड कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 6, ये भी हो सकता है, 3 गुणा 4, ये भी हो सकता है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 1 गुणा 12, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को गुणा के रूप में तोड़ के लिख देना। अब इसमें कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, अर्थात जो भी हम गुणनखंड करेंगे उसमें नंबर्स अभाज्य ही रहने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, देखो कैसे। तो हमारा पहला पार्ट है 140। अब सबसे पहले इसको गुणनखंड करने से पहले हम देखते हैं कि कौन सा कम से कम नंबर हमारा अभाज्य ऐसा है जो जिससे ये कट सकता है। तो सिंपल हमें दिख रहा है, सबसे पहले इसे कैसे काटते हैं हम, 2 से। 2 सत्ते 14, कितना बच गया 70 काटने के बाद। अब फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब हम इसको किससे भाग कर सकते हैं, 5 से। तो सिंपल 5 सत्ते 35, अब 7 एकम 7। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वो हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला सवाल सीखते हैं 156 यानी 156। अब देखिए इसको भी हम पहले 2 से काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 1 बचा 18 हो गए, 2 नेम 18। इसको 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9। अब यहाँ से फिर से 13 एकम 13, क्योंकि 13 अभाज्य नंबर किसी से कटेगा नहीं। तो कितना बचा है यहाँ से, 156 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हमें वो प्राप्त हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आ रखा है, ठीक है। तो 2 की पावर हमने यहाँ पे 2 कर दी, गुणा 3 और गुणा 13। तो इनको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी गुणनखंड बच रहा है वो सभी संख्याएं क्या है, हमारी अभाज्य हैं, ठीक है। इसी तरह से आप सीखते हैं 3825। इसको हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, देखो। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करने के लिए नंबर लेते हैं 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब है 8, 3 दूना 6, कितना बचा 2, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब इसको फिर 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। इसको अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 अट्ठे 40, 2 बच रहे हैं 25, पचम 25। फिर इसे 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और 2 बचेंगे, नहीं 3, तो 5 सत्ते 35। फिर ये बचेगा 17 एकम 17। तो यहाँ से प्राप्त हुए 38 25 के जो हमें गुणनखंड मिले वो हमें मिले 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 17, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे इसे। तो इसमें नंबर कोई दिक्कत नहीं है, देख लो कौन से कट रहा है। तो सबसे पहले इसे हम 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5, दोनों 0, 5 एकम 5। अब ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, 7 एकम 7, कितना बच रहा है हमारा यहाँ से 3, 30 हो रहे हैं ना। तो 7 चौके 28, अब 2 बच रहे हैं 21 हो गए, 7 तियाँ 21। अब इस नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं बताइए। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 11 से। तो 11 एकम 11, 3 बच रहे हैं 33, 11 तियाँ 33, 13 बच गया, तो 13 एकम 13, ठीक। यानी इसको हम तब तक सॉल्व करते हैं किसी भी अभाज्य गुणनखंड को जब तक लास्ट में क्या ना बच जाए, हमारा 1 ना बच जाए।
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 5005 का जो गुणनखंड मिला वो मिला 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, एक लास्ट और है, इसे और सीखते हैं। 7429 यानी 7429, इसको हम डिवाइड करने के लिए 13 से तो ये कटेगा नहीं है ना, इसको काटते हैं 17 से। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं हम 17 के, हाँ 4 बार जाएगा, 17 चौके 68। ठीक है, अब यहाँ से हमारा बचेगा कितना, नहीं 17 चौके 68, ठीक है हाँ। अब बचेगा यहाँ से फिर 17 तियाँ कर देंगे 51 और फिर बचेगा 119, तो ये हो जाएगा 17 सत्ते 119। ठीक है, अब ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, हाँ 19 से डिवाइड हो जाएगा अब ये, तो 19 दूनी 38, फिर यहाँ से बचेगा तो ये हो जाएगा 57, तो यानी 19 तियाँ 57, फिर ये 23 बच गया, 23 अपने आप में भाज्य नंबर है, 23 एकम 23, तो यहाँ से बच गया 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, हम सीखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, चलिए इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है 26 और 91, यानी हमें पहले इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद जांच भी करके दिखानी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है क्या वो बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब भी आपसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कहा जाए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तब सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो भी संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, चलिए 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, अब इसको 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, तो हमें यहाँ से 26 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 गुणा 13। अब हमारी अगली संख्या है 91। ठीक है, यहाँ से हम 91, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 एकम 7, 2 बच रहे हैं 21, तो 7 तियाँ 21 और 13 एकम 13, तो यहाँ से 91 से हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए 7 गुणा 13। अब हमें इन दोनों में से निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो एचसीएफ निकालते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हमने संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें से कौन कॉमन है, जो कॉमन है उसी को लेना है। अर्थात जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 है, ठीक, लेकिन 2 इधर नहीं है, अब 13 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसलिए इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन है, 13, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। अब आप कहोगे 7 क्यों नहीं, क्योंकि 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, उम्मीद है बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते समय ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अंक हमसे छूटे ना, और जो भी अंक हैं उनमें से वो अंक वहाँ से लिया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा पावर उसकी मौजूद होगी। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम लेते हैं 2, ठीक है, उसके बाद 13 है, ठीक है, यहाँ पर भी है 7, और 13 यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार, तो कहीं से भी ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 13। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 सत्ते 14 और गुणा कितना 13, 14 और 13 की जब आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 182, यानी हमने एचसीएफ निकाल दिया और एलसीएम निकाल दिया। यदि सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता तो यहाँ हमारा सवाल सॉल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन हमसे इसने सत्यता की जांच भी करने को कहा है, तो एक हेडिंग बना देंगे जांच, और जांच में क्या कहा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखिए हमारे पास संख्या कौन कौन सी थी, हमारे पास संख्या थी 26 और 91, तो 26 गुणा 91 संख्याओं का गुणनफल हो गया। एचसीएफ और एलसीएम तुम्हारे सामने अभी हाल हमने सॉल्व करा है, 13 और 182,
तो 13 और 182। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यदि दोनों तरफ का मान बराबर आता है तब हमारी जांच कामयाब है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। तो इन दोनों की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा निकल के 2366। इधर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 2366। इसका मतलब दोनों तरफ की हमारी वैल्यू बराबर है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं अब तक ये समझ में आया। इसके आगे की क्वेश्चन इस प्रश्नावली के हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।